भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है लेकिन कैश गायब होता है। तो कैश मगिंग भी बहुत ज्यादा होती है ये उधर। स्कैम मैंने और जगह सुना है, पर हाँ पेरिस में भी डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है ये वाला स्कैम। भाई आईफिल टावर के एरिया में काफी पीडी भी चलती रहती है ना, लोग ओपन में ही लगे रहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब चुम्मा चाटी ओपन ये में। तो सारे ही है, यूरोप में, अमेरिका में, हाँ, हर जगह ही है ये हर तो जगह भाई। ही है। पर जिस चीज पे मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ना, कि भी सिर्फ वो चकाचौंध जो दिखाई जाती है ना, वैसा नहीं है पेरिस पूरा। वो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है। एक उनका आर्क दे, मैं नाम भूल गया, एक वो जो उनकी आर्क है पॉपुलर, वो एक उनका वो चर्च है जिसमें आग लगी थी, नोट्रे डेम शायद, और आईफिल टावर। ये तीन जगह छोड़ के आप आसपास जाओ उनकी गलियों में, देखो कुछ अच्छी गलियां भी है, कोबलस्टोन है, अच्छे कैफेज है, फ्रेंच बेकरीज बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर बहुत ओवररेट कर रखा है, बहुत ज्यादा। भाई अब थोड़ा ना दूर चलते हैं, इस पेरिस से दूर चल के ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उसकी तरफ आते हैं। वो बेल्ट कवर करिए आपने, क्या सीन है हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस वो बेल्ट कवर हाँ, करिए। वो भाई पैसिफिक ओशियन वाली कंट्रीज है, और ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ मैं भी जाने वाला हूँ, इन दो कंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी 13-14 कंट्रीज बची वो सारी मैंने कर ली। तो भाई ये छोटी छोटी कंट्रीज है, बहुत छोटी, और बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, नाउरू वर्ल्ड की वो भी सेकंड थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो नाउरू गया था मैं, उस देश में क्या करा भाई, एक मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का आदमी आया था, वो बोला कि भी इधर फॉस्फेट बहुत है, क्योंकि बर्ड्स की माइग्रेशन होती है, वो माइग्रेशन में वो जाते हैं इस आइलैंड पे, नाउरू कंट्री के ऊपर, वो बीट करती थी, बीट करने से वहाँ पे फॉस्फेट इकट्ठा हो गया। अब फॉस्फेट काम करता है एज अ फर्टिलाइजर। तो उस आदमी ने सोचा मैं ये फर्टिलाइजर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा। तो उन्होंने एक कंपनी बना दी, सेटअप कर दिया, फार्मर्स को देते थे आधा पैसा 1 टन का रेट, और वो बिकता था ऑस्ट्रेलिया में 200 रुपये 1 टन का रेट, मतलब 200-400 रुपये रेट पे वहाँ पे फॉस्फेट बेचते थे, और वो देश पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। नाउरू जो कंट्री थी वो आज से मतलब 1970s के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, मतलब यूँ मान लो आज से 50 साल पहले दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। सऊदी अरेबिया नंबर 1, क्योंकि तेल बहुत था उनके पास, कि भी ये कंट्री की पूरी जीडीपी ले और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे हर आदमी की इससे कितनी जीडीपी आई, तो सबसे अमीर सेकंड नंबर पे थी नाउरू कंट्री। भाई इतना पैसा आ गया उनके पास, इतना फॉस्फेट मिला, इतना फॉस्फेट एक्सपोर्ट होने लगा। तो ना लोकल जो भी लोग थे पॉलिटिशियंस, वो भी उसमें मिल गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले फॉस्फेट निकाल रहे थे। तो अब वो जब तक रूल पास नहीं करेंगे वो कैसे निकाले, तो पॉलिटिशियंस भी मिल गए, सारा फॉस्फेट उस देश का एक्सट्रैक्ट होता गया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हो रहे थे। उनकी जो मरीन लाइफ थी, समुद्री जीव खराब हो रहे थे, धरती उनकी पूरी खराब होगी। अब वहाँ पे लोकली कुछ भी उग नहीं सकता, सब्जी वगैरह कुछ भी हेल्दी खाना नहीं उग सकता उस देश में। छोटा सा देश है वो देश, मैंने पूरा पैदल चल के पार करा था, 21 किलोमीटर की रोड है, 4 घंटे मैंने पूरा देश पैदल चला था। और अब मतलब 50 साल बाद वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है, क्योंकि पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हो गए, उन्होंने सारा देश बेसिकली बिकवा दिया ताकि लोग शोर ना मचाए। हर इंसान को दे दी सरकारी नौकरी, जिसकी भी एज है सरकारी नौकरी, लोग खुश, भाई सरकारी नौकरी है, हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री, एजुकेशन फ्री, कॉलेज के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ सरकार खर्चा देगी। लोग इतने खुश, भाई ड्रीम लाइफ जी रहे, क्या देश है ये तो। पर अंदर ही अंदर वो देश खोखला होता गया। सारी उन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर दी, अपनी एयरलाइन बना दी, होटल्स खोल दिए नाउरू वालों ने, नाउरू एयरलाइन बना दी, बाहर अपने स्काई स्क्रैपर्स बना दी और देशों में होटल की चेन खोल दी। पर अंदर से जैसे ही उनका फॉस्फेट खत्म हुआ, ये देश बैकआउट कर गए और इनके पास खुद अपना कुछ बचा नहीं। तो भाई अब वहाँ पे ये हाल है, लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए, ओबीस हो गए, क्योंकि हेल्दी खाना कुछ है नहीं, सब पैकेट खाना आता है, और उसमें इतनी शुगर, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स ऑस्ट्रेलिया से। और एक बार सुपरमार्केट में दूध खत्म हो गया ना, लेट से दूध खत्म हो गया, अब अगला स्टॉक आएगा 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते तक उस देश में दूध ही नहीं होएगा, क्योंकि वो कंटेनर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सामान, और वो 6 हफ्ते लगते हैं शिप को वहाँ पे आने में। तो इतना बुरा हाल हो गया भाई उस देश में। मैं पैदल चल रहा था ना, ऐसी ऐसी सुपर कार्स, लग्जरी कार्स सड़क पे खड़ी है, उनके जंग लगा पड़ा है, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर जो दिख रहा है भाई, ये लग्जरी घर होगा, उसमें आज से 50 साल पहले जिसमें एसी फिट हो तो कैसा घर होगा भाई। ऐसे ऐसे घर अबैंडन पड़े, जंग लगा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा, क्योंकि अब उसमें कोई रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के पैसे कहाँ से देगा, लोग इतने गरीब हो गए, सब अंदर से खोखला हो गया, नौकरियां सब चलेगी, देश का पैसा होते ही वो पॉलिटिशियंस कर गए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट। उन्होंने ब्रिस्बेन में जो भी बड़े बड़े लोग थे अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, देश को छोड़ गया। भाई वो देश सड़ने लग रहा है, लोगों की हालत बहुत बुरी है, खाने को कुछ नहीं है, गरीबे मर रहे हैं, वो 10-12 हज़ार उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बुरा हाल है उस देश का। ये अंग्रेज ना है ही दीमक की तरह, हाँ कहीं भाई। घुस गए तो उसे खा जा, देश है साले, हाँ बिल्कुल चूस लेते हैं भाई ये देश को, जूस निकाल लें पूरा, पूरा। और फिर भगो अपने देश हाँ, और वो बेचारे शरीफ लोग उनका पागल बना के ले गए। तो ऐसा होता है भाई। ऐसी और देश है, एक टुवालू है, वो भी छोटा सा देश है,
उसे वर्ल्ड की लीस्ट विजिटेड कंट्री कहा जाता है। वो बस समुद्र के अंदर एक बस सीधा सा देश है, वो किसी भी दिन बड़ी लहर आई वो देश डूब जाएगा। 2 मीटर ऊपर है वो समुद्र से, बस 6 फुट ऊपर है समुद्र से। लोगों के घर समुद्र से, हर चीज़, और 200 मीटर चौड़ा है वो आइलैंड सिर्फ। उनका वाइडेस्ट पॉइंट तो 400 मीटर चौड़ा है सबसे वाइडेस्ट जो है, पर आमतौर पे 100-150 मीटर चौड़ा है समुद्र के बीच में। कोई भी बड़ी लहर आई वो देश बस डूब जाएगा, यूँ समझ लो। सुनामी या कुछ आए तो गायब है वो। तो ये हाल है उन देशों का भाई। तो अभी विजिट कर लिए तो कर लिए। एक देश समोआ है, उसके बारे में बताता हूँ। द रॉक सब जानते हैं, रिकी सी देखते थे हम WWE में, एक उमागा आता था वो जो खाता था। तो ये सारे समोआ के, द रॉक का नाना समोआ का था। तो समोआ कंट्री है वो, उधर का एवरेज वेट एक मेल का 105 किलो है। तो हर आदमी भाई, मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बड़ा हूँ, पर जब मैं उस देश में लैंड हुए, प्लेन में लैंड हुआ ना, मेरे को यूँ फील होता है मैं एक टूथपिक हूँ भाई। मैं यूं बैठा हुआ था, इतने चौड़े लोग भाई, इतने बड़े अलमारी जैसे लोग, सारे लंबे बहुत लंबे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट, और 105 किलो तो एवरेज वेट है। तो 200-250 किलो तक के भी लोग आराम से दिखते थे, कोई वो बात नहीं थी भाई। बहुत बड़े लोग हैं वो साइज में। तो अभी उनकी वीडियोस बनाई थी, अभी चैनल पे आई नहीं, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री, इधर कोई जाता नहीं, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था भाई। सीरिया आप अभी जो आईसिस के बाद गए थे आप? हाँ भाई, 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ। आईसिस तो एक संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ है, पावर में आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल कई संगठन है, आईसिस तो उनमें से एक है। तो कोई इलाके आईसिस कंट्रोल कर रहा है, कोई सीरियन गवर्नमेंट, कोई कर्दिश फोर्सेज, अलग अलग फोर्सेज है। तो भाई हाँ, तभी गया था, सारी चीज़ें बहुत। तो वहाँ पे तो भाई हमने मूवीज में ही देखा है, किसी भी टाइम फायरिंग हो रही है, किसी भी टाइम बिल्डिंग टूटी हुई है। आप जिस एरिया में गए थे वो भी रिस्क वाला? कोई साबित बिल्डिंग दिखती ही नहीं थी, कोई ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं जो मतलब नॉर्मल हो। हर बिल्डिंग में किसी के दरवाजे गायब है, किसी की खिड़कियां गायब है, किसी में वॉश बेसन गायब है, सब टूटा हुआ। तो आप करने क्या गए थे वहाँ? और आप रुके कहाँ, क्या था? भाई एक होटल में रुका था, वो होटल उन्होंने थोड़ा रीबिल्ड कर रखा था, तो उस होटल में रुका और यही देखने गया था भाई लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी भाई। और कोई लोगों की कमाई नहीं है, बिल्कुल इतनी गरीबी में रह रहे हैं। मैंने टैक्सी कराई, टैक्सी का किराया था इंडिया के, बहुत सस्ता देश है भाई, इंडिया के 50-60 रुपये मेरा टैक्सी का किराया बना। और वो मेरे को मेरे होटल तक छोड़ गया है सिटी सेंटर से। और वो दिन में 12 घंटे टैक्सी चला के, और बोला काम मिलता ही नहीं। वो तो आप अंग्रेज तो नहीं हो, आप फॉरनर थे, तो काम मिल गया। बोला मैं टैक्सी खड़ी करती, मैं फौज में भी नौकरी करता हूँ सीरियन सरकार के लिए। बोला 12 घंटे टैक्सी लाता हूँ, 12 घंटे मैं फौज में काम करता हूँ। इसके बीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लेता हूँ 2-3 घंटे। और पूरे दिन में बोला मैं पैसे कमाता हूँ 200 से 250 रुपये एक दिन में। तो साल के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता है, जिसमें खुद की फैमिली, बच्चे, उसको सबको पालना, इकलौता पैसे कमाने वाला आदमी 24 घंटे काम करने के बाद। ये हालात है भाई। पॉपुलेशन बहुत कम हो गई ना इस कंट्री की। पॉपुलेशन तो सारी बाहर जाने लग रही है, देश छोड़ के माइग्रेट करने का। वो भी डोंकी करते हैं ना अपने हाँ देश। वो, पर उनका तो जायज है यार, उनका डोंकी करना जायज है। वहाँ कंडीशन है ही नहीं रहने लायक। जो लोग भाई क्या फायदा डर डर के रहना, ऐसी डर के रहना भाई, कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे मेंशंस है भाई, लग्जरी विलाज मेंशंस खाली पड़े हैं, लोग छोड़ के भागे, क्योंकि कभी भी आए गोली मार के मार जाएंगे वो। तो भाई ये जो गैंग्स या आईसीस, ये साले वहाँ करना क्या चाहते हैं? जहाँ लोग ही नहीं बचेंगे, किस पे वो रूल करेंगे? भाई वो एरिया टेरिटरी का कंट्रोल है, वो चाहते हैं टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए, इधर इतना तेल है सीरिया के नीचे, वो फ्यूल हमें मिल जाए। और जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये लोकेशन हमें मिल जाए, आसपास सारी कंट्रीज में हम डोमिनेट कर सके। तो ये इनका कारण है। वहाँ से अमेरिका भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अमेरिका भी करता रहता है। तो भाई लोगों की कंडीशन जितनी बुरी होए बावजूद भी, मतलब रोटी उनको यूँ नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जेन्युइनली खुद का नहीं, पूरे परिवार का ही नहीं पता शाम को हम क्या पता भूखा सोना पड़े, क्या पता 10 दिन में हम भूख से ही मर जाए। लोगों को ये हालात है। फिर भी भाई दुकान पे जाके मैं चीज़ें खरीदता, बोलते नहीं हम पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हो। भाई वो लोग जब ये चीज़ करते हैं ना, बहुत दिल छुआ भाई उस देश में। तो और मेरी वीडियोज़ में हर एक लड़का, मैं छोटा सा बच्चा था, उसकी दुकान से मैंने संतरा उठाया, मैं बोला संतरे के पैसे बता, बोला माफ़ी हिसाब, मतलब कोई हिसाब नहीं। बोला ये मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं अपने मेहमान से एक संतरे के पैसे ले लूँ। अच्छा, इतनी अच्छी बात है भाई। भाई बहुत अच्छे लोग हैं यार। सही है दोस्तों, मजा आ गया इस एपिसोड में यार। और परमवीर भाई के साथ हमेशा मजा ही आता है। मजा। और अब पता नहीं हम कब बैठेंगे, उम्मीद है बहुत जल्दी अब बिना बैठें। कैमरे के बैठेंगे। बिना कैमरे के तो बैठेंगे ही, लोगों को कैमरा पे देखना बहुत पसंद है। पर ये भी है यार, हम सोचते हैं ये बातें हम कैमरा पे ऑफर कर दे तो लोगों का मजा है, लोगों को एंटरटेन हो। डेफिनेटली भाई। और आपको इनके व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इनके चैनल का गोल बटन यहाँ आ ही रहा है, इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, इनके कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रैवल एंड अर्न पे इन्होंने। हाँ भाई, कैसे आप मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो, मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को पता ही है। तो मेरी वेबसाइट passengerparamir.com पे जाके आप खरीद सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, यहाँ का सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए बिना कंटेंट देख रहे हो, ये हमें पता चल जाता है बैक एंड आपकी पे। डिमांड पूरी कर रहे हैं। आपने बोला सेकंड पॉडकास्ट विद परमवीर भाई हम लेके आए, तो आप हमारी डिमांड भी पूरी करो यार। सब्सक्राइब बटन हिट करो। और मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में।
टिल देन बाय बाय, भाई जय श्री राम। जय डर रहे श्री हैं, राम, जिम जय उठा हिंद। रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं भाई उससे कि आजकल भाई जैसे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, बहुत लोगों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड बहुत ये हो गया है कि भाई हमें बाहर निकलना है। तो उसी चक्कर में एक नया टर्म हमें सुनने को मिल रहा है, डोंकी रूट। और क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, तो आपको इंडियन पासपोर्ट की वजह से वैसी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, सब स्टैंपिंग चेक करते हैं। तो ये डोंकी रूट क्या है और कहाँ से होता है, किसके बारे में कुछ बताओ यार। भाई डोंकी रूट है तो बहुत पहले से, पर ये रिसेंटली ज़्यादा टर्म कॉमन होगी भाई। डोंकी डोंकी क्या है? डोंकी बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं कि भी जो लोग इलीगली यहाँ से अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश जाके सेटल हो रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स, पर वो वहाँ जाके बोलते हैं कि भी जो भी रीज़न है कि हमें तो खतरा है हमारे देश में इसलिए हम इधर आए हैं, और फिर वो देश उन्हें या तो असाइलम दे देता है या फिर वो लोग इलीगली उनकी सरकार से छुपते हुए रहते हैं। वो बेसिकली डोंकी है। तो सबसे कॉमन डेस्टिनेशन अमेरिका है, सबका सपना है भाई अमेरिकन ड्रीम जीना, डोंकी मार के अमेरिका जाएंगे। तो उसके रेट भी सेट है, छोटे छोटे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, डोंकी एजेंट्स, जिनके कनेक्शन है उधर के देशों में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। उधर उन एजेंट्स का अपना माफिया है अलग कि भी इधर से इंडिया से कोई डोंकी मार के आएगा तो उन्हें हम जंगल पार कराएंगे, फिर वो मैक्सिको पहुंचेंगे, मैक्सिको में दीवार है अमेरिका की, वो टापेंगे, उसके बाद वो अमेरिका एंटर करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। छोटे सब आसान भाषा में थोड़ी कम टाइम में समझाऊं तो अलग अलग रेट सेट है। अभी रिसेंटली क्या होने लग गया कि डायरेक्टली आपको यहाँ से मैक्सिको पहुंचवा दिया जाता है किसी तरह फ्लाइट से ही। दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है, डायरेक्ट इटली होते हुए, यूरोप होते हुए या फिर साउथ अमेरिका होते हुए मैक्सिको लैंड करते हैं। इसका रेट मेरे ख्याल से अभी 40-45 लाख रुपए चल रहा है, जो कि एक आम किसान के बच्चे जाते हैं मोस्टली, और सारे वो अपनी ज़मीन बेच के, किले वगैरह बेच के एक एजेंट को देते हैं 40-45 लाख रुपए, उन्हें मैक्सिको पहुंचवा दिया जाता अच्छा है। भाई, जब वो एयरपोर्ट में, सॉरी काट रहा हूँ आपको, जब वो जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उतरते टाइम भी इमिग्रेशन जो होती है तो उनको वीजा सब प्रॉपर मिला होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन वाले उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें दिल्ली से ही नहीं चढ़ने देते। तो एजेंट की गारंटी है, अब अलग एजेंट अलग अलग है। कुछ एजेंट कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अमेरिका तक पहुंच जाए, वहां तक की गारंटी। कुछ कहते हैं भी मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, वहां तक की गारंटी। शुरू में एजेंट जितना झूठ बोल सकता है ना उतना बोलता है, क्योंकि उसे क्लाइंट चाहिए। एजेंट बोलेगा वहां पे नौकरी भी तैयार है, आपको बस मेरे को इतने पैसे देने और इसकी लाइफ सेट है। एक बार वो इंडिया से गया, एजेंट अपना फरार इधर उधर, छोटे लेवल के जो एजेंट है, क्योंकि उसकी सिरदर्दी खत्म। काफी लोग रास्ते में मर भी जाते हैं। क्या होता है कि छोटी छोटी बोट्स में ऐसे लोग, ये तो आसान रूट की मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको वाला, जो मुश्किल रूट है उसमें क्या 20-25 लाख रुपए लेते हैं और कंट्रीज के थ्रू भेजते हैं। जैसे यहाँ से ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया बहुत कॉमन डेस्टिनेशन थी, सर्बिया भेज दिया, फिर उससे वो पार करके यूरोप में घुस गए, यूरोप से वो करते करते वो चले गए इटली वगैरह या पोर्टुगल पहुंच गए, या फिर छोटी सी बोट में बिठा दिया जिसकी कैपेसिटी तो है 10 लोगों की, लेकिन उसमें 20-30 लोग बिठा दिए, किसी को तैरना नहीं आता, कोई गिर गया, बोट डूब गई, तो लोग रास्ते में मर जाते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।